राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहर की अपनी यात्रा के दौरान डुंडिगल वायुसेना अकेडमी संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। राष्ट्रपति संयुक्त स्नातक परेड में समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर उन्हें स्नातकों ने सलामी दी। तत्पश्चात द्रौपदी मुर्मू ने स्नातकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह संयुक्त स्नातक परेड में भाग लेकर खुश है। उन्होंने बहादुर कैडेटों के माता पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन कैडेटों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की सेवाओं को याद रखना चाहिए। तुर्की में आए भूकंप में भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन की भी तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड में इसने बहुत अच्छा काम किया है। चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में सुखोई जेट में सफर किया था। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बहुत अच्छा एहसास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह खुशी की बात है कि लड़ाकू विमानों में बेड़े में महिलाओं की संख्या अधिक है। Assistant Commandant Nishchay Bhargav, Assistant Commandant Kunal Bansod, Deputy Commandant J. Sharan, Assistant Commandant Vansh Chaudhary. And there it is, a beautiful Tiruchiran hat from our stewards. Witnessed is a culmination of hard work, training and dedication, as characterized by the Air Force Academy's motto, Shram Se Siddhi, achievement through diligence. Our team trains for 6 months, day in and out, and showcases the capabilities of the Indian Air Force for the rest of the 6 by performing aerial displays all around the globe. The team aims to motivate youth to join the esteemed defense services. To keep up with the schedule of our team, you can follow us on Suryakiran_IAF on Instagram, Twitter and Facebook. I, Squad Leader Ridhima, thank you for being a wonderful audience and hand over to the Su30 commentator. मंत्री केटीआर ने कहा कि हमारे पास काला सोना भी है और सफेद सोना भी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में उगाई जाने वाली कपास देश में उच्चतम गुणवत्ता वाली है। हमारे पास कुशल श्रमिक है। काकतीय टेक्सटाइल पार्क देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है। वरंगल अपने पूर्व गौरव को बहाल करेगा। मंत्री केटीआर ने वरंगल के शामपेट में काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क में यंग वन कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आधारशिला रखी। बाद में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां स्थापित कंपनियों में 99% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यंग वन कंपनी से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कृषि और कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर हैं। मंत्री केटीआर ने कहा कि वरंगल जिले में नंबर 1 कपास उगाई जाती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। जिले में और भी उद्योग लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गणेश कंपनी पहले ही 600 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी में 1000 लोगों को नौकरी मिली है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र तेलंगाना के विकास को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता है। किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र द्वारा राज्य के लिए किए गए विकास को बताने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम राजनीति से इतर किया जा रहा है। तेलंगाना में सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। साइंस सिटी सेंटर हैदराबाद को दिया गया। इसके निर्माण के लिए 232 करोड़ रुपए मंजूरी किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी कई बार सीएम को पत्र लिखकर साइंस सिटी के लिए 25 एकड़ जमीन की मांग कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। आईजे के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों के मांगने से पहले इन विवरणों का
उपलब्ध कराने से विश्वसनीयता बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए व्यापक विवरण देने से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि संघीय व्यवस्था में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास अच्छे हैं। प्रोफेसर नागेश्वर राव ने प्रयास शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को बधाई दी। केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को अपनी दलीलें देने के लिए राजनीतिक और नस्लीय दुश्मनी से मुक्त एक तटस्थ मंच चाहती है। इसमें भाग लेने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। विधायक जोगू रामन्ना ने चुनौती दी कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह आत्महत्या कर लेंगे और अगर वह नहीं आती है तो क्या टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वोट के लिए नोट मामले में फंसे रेवंत रेड्डी को सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर वह फिर से अनादरपूर्ण बात करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में अपने परिवार के नाम पर उनकी आलोचना करने वाले कठोर टिप्पणियों से इनकार किया। बुडगू जैसे कमजोर तबके के विधायक का अपमान करना सरासर गलत है। वे इस तथ्य को याद दिलाना चाहते हैं कि अतीत में रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू ने नौकर के रूप में काम किया था। उन्होंने कहा कि विकास के सर्वोच्च नेता के तौर पर आगे बढ़ रहे सीएम केसीआर को रोकने की किसी की में हिम्मत नहीं है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आने पर के यहाँ के नेताओं का जश्न मनाना अजीब बात नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि टीपीसीसी के अध्यक्ष को यह नहीं पता कि आवास मंत्री कौन है। जोगू रामन्ना ने अपने परिवार के नाम को तोड़ मरोड़ कर की गई टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। सीएम केसीआर ने अहम फैसला लिया है। सीएम केसीआर ने डीजीपी अंजनी कुमार को प्रोफेसर हरगोपाल और अन्य के खिलाफ यूपीए के मामलों को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए। प्रोफेसर हरगोपाल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसे मुलुगु जिले की तदवाई पुलिस ने 1 साल पहले लगाया था, लेकिन यह देर से सामने आया। यह एक बहस का विषय बन गया है। कुल 152 लोगों को आरोपित भी किया गया है। कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और अधिकार नेताओं के खिलाफ उप मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें प्रोफेसर हरगोपाल, विमलक्का, गद्दाम लक्ष्मण, जनसंघों के नेताओं, बुद्धिजीवियों और छात्र नेताओं के नाम शामिल है। इस मामले की सारी डिटेल देर से सामने आई। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष चंद्रमौली को पुलिस ने 2 महीने पहले गिरफ्तार किया था। इसके साथ उन्होंने रंगारेड्डी जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत द्वारा सभी मामलों का विवरण सौंपने के आदेश के बाद मुलुगु जिला तड़वई पुलिस ने पिछले साल दर्ज प्राथमिकी का हवाला दिया। इसमें मुख्य बातें सामने आई है। एआईसीसी प्रभारी मानिकराव ठाकरे और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, जिन्होंने गांधी भवन में पीएसी की बैठक में भाग लिया, ने कांग्रेस दलों के कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की। एआईसीसी प्रभारी मानिकराव ठाकरे और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में हुई पीएसी की बैठक में कांग्रेस नेताओं को अहम निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। रेवंत रेड्डी ने नेताओं को पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी, पीसी विष्णुनाथ, मंसूर अली खान, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, विधायक जग्गा रेड्डी, एमएलसी जीवन रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, एआईसीसी सचिव संपत कुमार, चिन्ना रेड्डी, रेणुका चौधरी, बलराम नायक, शब्बीर अली इस बैठक में उपस्थित थे। वीएच पोडेम वीरैया ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। डीजीपी से मिले तेलंगाना कांग्रेस के नेता। उन्होंने अनुरोध किया कि भुवनगिरी यादाद्री जिले में आरआरआर सड़क कार्यों के दौरान भूमि अधिग्रहण करने वालों और किसानों को बीड़ी देने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अवैध मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने डीजीपी से किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंडा रेड्डी ने नेताओं के एक समूह के साथ डीजीपी के साथ याचिका दी। विधायक पैला शेखर रेड्डी ने कहा कि आईटी विभाग के अधिकारी जानबूझकर बीआरएस विधायकों और जनप्रतिनिधियों के घरों पर छापेमारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक निरीक्षण किया गया। पहले दिन ही पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल करने की कोशिश में 3 दिन तक लगातार जांच जारी रखी। उन्होंने कहा कि तलाशी के बाद उन्हें नोटिस दिया गया और 20 जून को आने को कहा गया।
विधायक पैला शेखर रेड्डी ने कहा कि उनका रियल एस्टेट और विकास के अलावा कोई कारोबार नहीं है। उन्होंने कहा कि घर और दफ्तरों में चेकिंग की गई, बैंक लॉकर खोले गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा किया। उन्होंने कहा कि अपने सीए की पूरी जानकारी आईटी अधिकारियों को दे दी है। उन्होंने कहा कि आईटी अधिकारी कुछ उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा मीडिया में जो भी दिखाया जा रहा है सभी झूठ है। शेरलिंगमपल्ली में बीजेपी नेताओं की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। शेरलिंगमपल्ली बीजेपी नेता गज्जला योगानंद और रवि कुमार यादव के गुटों के बीच लड़ाई हुई। रवि कुमार यादव के नेताओं ने गज्जला योगानंद की कारों पर पथराव किया, जो मस्जिद बंडा में पैदल यात्रा कर रहे थे। कई कारों के शीशे टूट गए और कई लोग घायल हो गए। गज्जला योगानंद के सदस्यों ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में रवि कुमार यादव के संप्रदाय के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने पार्षद पगुड़ाल शिरीषा बाबूराव के साथ बालाजी नगर प्रमंडल में विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। सबसे पहले केपीएचबी रोड नंबर 1 में पार्क कंपाउंड वॉल निर्माण का शिलान्यास किया गया। कैतुलापुर मुश्कीपेट में विभिन्न सीसी सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा कि जहां जहां पार्क का निर्माण लंबित है, वहां सीसी रोड निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। 9 साल की इस अवधि में कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में हर गली के लिए सीसी रोड का निर्माण, बिजली समेत हर घर में 24 घंटे ताजा पानी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री केसीआर दोबारा सत्ता में आए तो तेलंगाना राज्य दुनिया में एक आदर्श राज्य बनेगा और विकास का पता बनेगा। इस कार्यक्रम में समन्वयक सतीश, मंडल अध्यक्ष प्रभाकर गौड़, ई सत्यनारायण, डीई आनंद, एई श्रीनिवास सहित अन्य ने भाग लिया। नारायणगुड़ा में अखिल भारतीय पद्मशाली संगम के तत्वावधान में बीसी बंद एवं भविष्य की गतिविधियों पर गोलमेज बैठक में रसभाषा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आर कृष्णैया, पुन्नम प्रभाकर और कई बीसी संघों के नेताओं ने भाग लिया। बीसी ने पिछड़ा वर्ग के लिए व्यावसायिक ऋण मांगा। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में आय और जाति प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी दिक्कतें भी आ रही है। उन्होंने समय सीमा को जुलाई अंत तक बढ़ाने को कहा है। इस ऋण सुविधा को कुछ जातियों तक सीमित रखना सही नहीं है। बीसी समुदायों के नेता चाहते हैं कि इसी सभी बीसी समुदायों पर लागू किया जाए। मंथनी विधायक श्रीधर बाबू ने तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशनरों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य दशक समारोह के लिए एक उपहार के रूप में एक नई पीआरसी समिति नियुक्ति की जाएगी। जुलाई से 30% आईआर और 4 डीए घोषित किए जाएंगे। 317 जियो के कारण जिन नौकरी पेशा शिक्षकों को परेशानी हो रही है, उन्हें वे राहत देना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सीपीएस कर्मचारी सीपीएस नीति का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं। जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदोन्नति पिछले कई वर्षों से लंबित है, उन्हें तत्काल स्थानांतरण और पदोन्नति दी जाए। सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में ईएचएस नीति के माध्यम से सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाए। पीआरसी 2020 समिति की सिफारिशों के अनुसार अभी आदेश जारी किए जाने हैं और विभिन्न लंबित वित्तीय बिलों को तुरंत जारी किया जाना है। श्रीधर बाबू ने पत्र में खुलासा किया कि मुख्यमंत्री को सभी कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उन्हें हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिले। मेडचल जिला घटकेसर कस्बे के युवा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर चौक से नगर निगम कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के सामने नगरपालिका अध्यक्ष के पति मुरली जंगैया यादव दृष्टि का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान 4 वार्ड के पार्षद बंडारू अंजनेलू गौड़ पर जंगैया यादव के गुर्गों द्वारा हमला किए जाने के विरोध में रैली का आयोजन किया गया था। उन्होंने जंगैया यादव को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। पुलिस ने घटना के खिलाफ मामला दर्ज कर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस कार्यक्रम में घटकेसर मंडल के पूर्व कोऑपरेशन सदस्य एमडी अब्बास अली उर्फ इमू, क्रिकेटर सलीम और नजर शामिल हुए। तेलंगाना सरकार ने राशन डीलरों को खुशखबरी दी है।
राशन डीलरों को भी अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने हाल ही में किसी डीलर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से डीलरशिप देने की पात्रता सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तेलंगाना सरकार ने राशन डीलरों को खुशखबरी दी है। राशन डीलरों को भी अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने हाल ही में किसी डीलर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से डीलरशिप देने की पात्रता सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। जीएचएमसी में अवैध ढांचों को तोड़ने का काम जारी है। जीएचएमसी के अधिकारी चारमीनार जोन के अंतर्गत काली कमान रोड पंजेशा में बिना अनुमति के निर्माण तोड़े रहे हैं। जीएचएमसी में अवैध ढांचों को तोड़ने का काम जारी है। अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में चारमीनार अंचल के काली कामन पंजेशा में बिना अनुमति के बनाए गए ढांचों को तोड़ दिया। पीड़ितों ने बिना पूर्व सूचना के ढांचों को तोड़े जाने पर चिंता जताई है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने अवैध ढांचों को तोड़ते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट्स है साहब, ये डॉक्यूमेंट्स है। और मैं 22/5/68 अमल की, मैं 59 से हूँ। मैं 59 से हूँ। शुरू में 5-6 साल जो है सालार जंग को किराया दिया हम, उसके बाद थोड़ा ऑलरेडी ये पूरे मंडियाँ जो टूटे, उसके बाद आप लोगों की मंडियाँ रुकने की वजह ये मास्टर प्लान में मास्टर प्लान की वजह से ले रहे, मतलब हम दे रहे खुशी से आजाद। बिहार एसोसिएशन हैदराबाद के पूर्व अध्यक्ष और बिहार फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर के चेयरमैन मानवेंद्र मिश्रा ने हैदराबाद में रहने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए महानगर में बिहार भवन की मांग की। इसके लिए उन्होंने तेलंगाना सरकार से जमीन मुहैया कराने और फंड की गुजारिश की। इसके अलावा तेलंगाना में रहने वाले प्रवासी बिहारियों के लिए आरक्षण कैटेगरी नियमित करने की भी मांग उन्होंने सरकार से की। हैदराबाद में प्रवासी बिहारियों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है और बिहार एसोसिएशन हैदराबाद इनके लिए एक बड़ा मंच है जहां पर ये अपनी समस्याओं का निदान लेते हैं और कई बार इन्हें बहुत राहत भी मिलती है और एक सांस्कृतिक मंच के तौर पर भी इस एसोसिएशन का इस्तेमाल होता है। तो बिहार एसोसिएशन हैदराबाद के पूर्व अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मानवेंद्र जी, जो बिहार एसोसिएशन है उसकी तरफ से आप तेलंगाना सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीदें हैं? सर, बिहार एसोसिएशन पहला तो तेलंगाना सरकार से फिर से अपील करते हैं कि जो ज़मीन का जो हम लोग को अलॉटमेंट हो तो सारे समाज को बिहार या तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है तो बिहार एसोसिएशन को भी दे। उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट रहा है, कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और आशा करता हूँ कि इस साल हमको तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ज़मीन और भवन बनाने के लिए फंड्स अलॉट कर देगी। कितने सालों से लंबित है ये मांग? सर, हम लोग ये मांग करीब 2015 में पहली बार नैनी नरसिम्हा रेड्डी जब होम मिनिस्टर थे उनके थ्रू रखे थे और तब से अभी तक रखते जा रहे हैं। एमएलए लोगों को मिलके, मिनिस्टर से मिलके, सबके सामने ये हम लोग ये अपनी डिमांड रख रहे हैं। अभी कोई ताज़ा आश्वासन मिला हो कहीं से? पिछले साल आदरणीय केटी रामाराव जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस पे काम होगा और मिनिस्टर साहब मल्ला रेड्डी साहब हैं, विवेक गौड़ हैं, सब एमएलए साहब सब आश्वासन दे रहे हैं, बट अभी तक हुआ नहीं है। आशा करता हूँ कि इस बार हो जाएगा इस साल। तो सर, एक चीज़ और है, जो प्रवासी बिहारी हैं उनके कास्ट कैटेगराइजेशन का जो बेनिफिट मिलता है SC ST OBC, वो यहाँ पर मिल पा रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं सर। देखिए, बिहार में जो है ये कास्ट का जो SC BC का जो लिस्ट है वो और यहाँ पे अलग अलग लिस्ट है, जबकि सेम कास्ट होता है लेकिन नामकरण नॉमिनिक्लेचर अलग हो जाता है। तो इससे पिछले बार भी मैं जब मिनिस्टर साहब आदरणीय KTR जी से मिला तो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो सिंक्रोनाइजेशन हो और बहुत सारे कास्ट जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं यहाँ पे वो लिस्ट में नहीं है, यहाँ के जो लिस्ट तेलंगाना सरकार के। इससे काफ़ी जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, स्कूलिंग हुई है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उनसे सरकार भी है, तेलंगाना सरकार से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो SC और BC के कैटेगरी में हमारे बिहार ये जो प्रवासी थे अब जो यहाँ बस गए हैं उनको ये तकलीफ़ दूर करें। तो बिहार एसोसिएशन हैदराबाद प्रवासी बिहारियों के जो चिंताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उससे पूरी तरह वाकिफ़ है और
एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी तेलंगाना सरकार को दे रही है और आश्वासन भी मिले हैं। उम्मीद की जाती है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ विजय कुमार, सिटी विजन, हैदराबाद। राज्य में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां चुनावी दंगल में उतर चुकी है और जीत की राजनीति व योजना बनाने के साथ साथ एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी पीछे नहीं हट रही। एक पार्टी कह रही है कि विपक्षी पार्टी के नेता उसके साथ है, तो दूसरी ओर उसका जमकर जवाब दे रही है। आइए यहां इसी विषय पर रोशनी डालते हैं। भाजपा के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष पंडित संजय ने दावा किया है कि 25 भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 1 दर्जन कांग्रेस विधायकों के बीआरएस में जाने के स्पष्ट संदर्भ में ट्वीट किया है। बीजेपी बीआरएस की तरह राजनीतिक विषयवृत्ति में शामिल नहीं होती। गौरतलब है कि हाल ही में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा था कि हैदराबाद में भाजपा पार्षद बीआरएस के संपर्क में हैं। इसी के जवाब में संजय ने कहा कि भाजपा के संपर्क में बीआरएस के 25 विधायक हैं। बंडी संजय ने, जो सांसद भी है, ने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार की नाकामियों पर सवाल उठा रही है तो बीआरएस बीजेपी की चुनौती दे रही है और इसी तरह उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इसी के बाद संजय ने भविष्यवाणी करी है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस उम्मीदवारों को 30 विधानसभा क्षेत्रों में तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के पोस्टपेड नेता जीतने के बाद शामिल होंगे जबकि प्रोपेड नेता हारने के बाद शामिल होंगे। संजय ने कहा है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जनता से अपील करता हूं कि वे भाजपा को मौका देंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने तेलंगाना में सड़कों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करे और 2.5 लाख घरों को मंजूरी दी और रेलवे के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित करे।